इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, वक्त हो गया है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य वाणी का, जिसमें करते हैं हम अपने स्वास्थ्य संबंधी बातें। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारा विषय है टीकाकरण। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे टीकाकरण क्या होता है, इसे कब लगवाना चाहिए और इससे जुड़े जो मिथ हैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिला टीकाकरण अधिकारी एवं चाइल्ड हेल्थ नोडल अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव मैम, स्वास्थ्य विभाग जिला दुर्ग। तो मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि टीके या वैक्सीन्स क्या होते हैं। जी हाँ मैडम, नवजात से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं में विभिन्न घातक बीमारियों से बचाने के लिए जो अलग अलग दवाएं विशेष रूप से लगाई जाती हैं वो टीके कहलाती हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपने जाना कि टीका क्या होता है, मैम मेरा अगला प्रश्न है कि बच्चों को जन्म के समय कौन कौन से टीके लगवाने होते हैं और इसकी शुरुआत कब से होती है। देखिए, जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर 3 टीके लगवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला हेपेटाइटिस बी, दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन और तीसरा बीसीजी का टीका। हेपेटाइटिस बी जो है वो यदि माँ से हेपेटाइटिस बी के वायरस बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, जिनका कि ट्रांसफ़र सेम उन्हीं तरीक़ों से होता है जिस तरीके से HIV के वायरस ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए अगर हम 24 घंटे के अंदर बच्चे को ये टीका दे देते हैं तो बच्चा जो हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित हो जाता है। यदि अन्य दोनों टीके 24 घंटे के अंदर किसी कारणवश नहीं लगवाए जा सके हैं तो ओरल पोलियो की 0 डोज 14 दिन के भीतर तथा बीसीजी का टीका अधिकतम 1 साल के अंदर लगाया जा सकता है। जी, बहुत ज़रूरी बात बताया मैम आपने। और ये टीके किस प्रकार के रोग से बचाने में सहायक होते हैं, इन्हें कौन कौन से मार्ग से दिया जाता है। जी हाँ मैडम, ये टीके जो है वास्तव में जो बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं, चाहे वो जीवाणु या बैक्टीरिया हों या विषाणु या वायरस हों, उनको जो है प्रभावहीन करके या मृत अवस्था में लाके ये टीके बनाए जाते हैं। कुछ टीके ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि इन कीटाणुओं के विष को प्रभावहीन करके भी बनाया जाता है। तो जब ये टीके बच्चों को दिए जाते हैं एक विशिष्ट उम्र पे और ख़ास डोजेज़ में, तो ये जो है बच्चे का शरीर इसे जो है जीवित कीटाणु के रूप में समझता है और उसके विरुद्ध वो लड़ने वाली कोशिकाएं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ के रूप में जानते हैं, वो डेवलप कर लेता है। तो जब इसकी पर्याप्त रिक्वायर्ड संख्या जो होती है टीकों की वो अपन देते हैं तो शरीर में इतनी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि यदि गलती से भी किसी कारणवश जो है वो बीमारी जिसके लिए हम टीका लगवा चुके हैं उसके कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ जो पहले से तैयार हैं वो लड़के उन कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं और बच्चा हमारा उस रोग से पीड़ित ना होकर सुरक्षित बचा रह जाता है। जी, और ये जो टीके हैं इनको कौन कौन से मार्ग से दिया जाता है। जी हाँ, 2 टीके ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन ये मुख्य मार्ग से दी जाती है ड्रॉप के रूप में। अन्य सभी टीके जो हैं वो इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, जिनके कि देने के मार्ग इंजेक्शन के अलग अलग तरीक़ों से दिए जा सकते हैं। मैम, ये जो टीके होते हैं तो क्या इन टीकों से बच्चों को किसी तरह से कोई नुकसान तो नहीं होता। नहीं मैडम, बिल्कुल नुकसान नहीं होता, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि ये टीके कैसे बनाए जाते हैं। या तो वो जो कीटाणु हैं उसे मृत करके मृत रूप में अंदर डाल रहे हैं तो कोई चीज़ मृत तो नुकसान पहुंचा नहीं सकती, या उन्हें लाइव जीवित तनुकृत अवस्था कहलाती है उस रूप में देते हैं।
मतलब जैसे कि एक लकवा ग्रसित व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे ही ये कीटाणु भी शरीर में प्रवेश करके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वैसे ही तीसरा जो इनको बनाने का तरीका है वो है उसके जो विष है उसको प्रभावहीन करके। तो इस प्रकार से ये कोई भी चीज़ जो है शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर बच्चे का शरीर जो है इसे क्या मानता है, बाह्य कीटाणु या बाह्य एंटीजन मानता है, तो इसके लिए वो उस ढंग से प्रतिक्रिया करता है। तो ये किसी भी प्रकार से बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और क्या टीके निर्धारित समय पर ही लगवाना होता है? क्या एक बार ही टीका लगवाना पर्याप्त नहीं होता? मैडम, टीकों का समय निर्धारण जो है वो पूरे परीक्षणों के पश्चात और सब देखा गया है उस आधार पे ही निर्धारित है। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जन्म लेता है तो माँ से उसे एंटीबॉडीज़ प्राप्त होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ कितने समय तक बच्चे को सुरक्षित रख सकती हैं, उस आधार पे प्रथम डोज निर्धारित होती है। जन्म के बाद प्रथम डोज कब देनी है हमें, वो इस आधार पे निर्धारित ही की जाती है। इसीलिए जैसे कि ओपीवी के हमें 14 दिन के समय अवधि दी गई है कि 0 डोज दे दीजिए, पर हमारा मीजल्स का टीका हमें 9 महीने पे शुरू करना होता है। क्यों? क्योंकि माँ से ट्रांसफ़र हुई एंटीबॉडीज़ जो मीजल्स के वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं वो 9 महीने तक प्रभावकारी रहती हैं। तो इसलिए जो है इनका जो निश्चित समय है उस पर लगवाना ज़रूरी होता है, पर एक बार से नहीं होता। कुछ टीके ऐसे हैं जिनकी एक बार की डोज ही उन्हें पूर्ण रूप से इतनी एंटीबॉडीज़ बनाने में सहायक हो जाती है कि वो बच्चे को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख पाता है। पर कुछ जो वैक्सीन्स होती हैं उसके लिए 2 या 3 टीकों की आवश्यकता होती है। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन हम 3 बार देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारी पेंटावेलेंट वैक्सीन, इसे हम 3 बार देते हैं। तो ये अलग अलग है, पर एमआर वैक्सीन हम 2 बार ही देते हैं। तो ये उसी आधार पे निर्धारित किए गए हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि इन टीकों को निर्धारित समय पर लगाना ज़रूरी होता है, और यदि कोई टीकाकरण के डोज से कोई बच्चा छूट गया है तो सरकार द्वारा इसे किस प्रकार से कोई रिमाइंडर या कोई कार्ड वगैरह है? हाँ मैडम, इसके लिए जच्चा बच्चा कार्ड या एमसीपी कार्ड है जो कि पेरेंट्स को दिया जाता है, जिसमें टीकाकरण जो आज किया गया उसकी एंट्री होती है, साथ ही अगला टीका कब लगवाना है उसकी एंट्री की जाती है और माँ को सब पूरी जानकारी दी जाती है डिटेल में। इसके अलावा आजकल यूविन शुरू हो गया है। यूविन बिल्कुल हमारा कोविड वैक्सीनेशन के समय कोविन ऐप था, वैसा ही यूविन शुरू हुआ है। अर्थात इसमें आपके मोबाइल में जो है पूरे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसमें कि आज कौन सी वैक्सीन लगवाई है, अगली वैक्सीन कौन सी है और कब डेट की है, वो सब आपके मोबाइल में आ जाएगा और आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी जो मितानिन बहनें होती हैं वो पहले से ड्यू बच्चे जिनके की टीकाकरण ड्यू है उन्हें पहले भी और फिर उस दिन भी टीकाकरण वाले दिन भी घर घर जाके रिमाइंडर दे के टीकाकरण के लिए लेके आती हैं। जी, ये तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मैम, मेरा अगला सवाल है कि टीकाकरण के बाद क्या कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है? जी मैम, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, माँ को लगता है अरे मेरे बच्चे को दर्द हो रहा होगा, तो हमें कोई भी चीज़ अगर कहीं दर्द होती है तो हम सोचते हैं उसको सिकाई कर ले गरम से। पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टीके वाला इंजेक्शन जो है उसको कभी भी गरम से नहीं सेका जाता, क्योंकि गरम से सेकने पे वो टीके की प्रभावशीलता ख़त्म हो जाती है। तो यदि हमें लग रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा दर्द हो रहा है या हल्की सी सूजन लग रही है तो हमें उस जगह को बर्फ़ से सेकना चाहिए। इसके अलावा जो निर्धारित डोज हमारी एएनएम बहनें बताती हैं उस आधार पे हम पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं, जिससे कि हल्का बुखार, हल्की सूजन दोनों ही कम हो जाती है। और साथ ही साथ जो है हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि उस जगह की अगले 2-3 दिनों तक मालिश नहीं करनी होती है। जी मैम, टीकाकरण की बात आती है तो जैसे कोविड-19 के समय हमने देखा कि बच्चों से लेकर बड़े तक के सबने टीका लगाया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वर्धक खुराक या जिसे बूस्टर डोज कहते हैं हम, वो क्या होता है? देखिए, जो हम आरंभ में टीके देते हैं, जैसे हमने पोलियो की 3 डोज दी या पेंटावेलेंट वैक्सीन की 3 डोज दी, तो ये एक निश्चित समय तक अपना प्रभावशीलता बनाए रखती हैं, पर धीरे धीरे उसकी प्रभावशीलता कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ की संख्या
कम होती चली जाती है। तो इसलिए अब एक निश्चित समय के बाद यदि कोई संक्रमण बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगा तो वो उससे बच्चे को पूर्ण सुरक्षित ये वैक्सीन नहीं रख पाएगी। अतः एक निश्चित अवधि के बाद फिर एक एक्स्ट्रा खुराक जो बच्चे को दी जाती है वो फिर जो है वो बच्चे के शरीर में और एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए उत्तेजना उत्पन्न करती है, और फिर जब बहुत सारी एंटीबॉडीज़ फिर से बन के तैयार हो जाती है तो ये बच्चे को आगे काफ़ी समय तक इन पुनः संक्रमण से बचाने में सक्षम होती है। तो ये खुराक चूँकि एंटीबॉडीज़ की संख्या में वृद्धि करती है इसलिए इसे वर्धक खुराक या बूस्टर डोज कहते हैं। जी मैम, जैसा कि हमने अभी टीकाकरण के बारे में बात किया, तो क्या बच्चों को रोगों से बचाने के लिए कोई प्राकृतिक टीका भी होता है? मैडम, प्राकृतिक टीका तो भगवान ने इतना अच्छा दिया हुआ है हर बच्चे के लिए। उसके माँ का दूध जो सबसे शुरुआती दूध होता है जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, और हम हमेशा बोलते हैं कि और करवाते भी हैं कि हर बच्चे के जन्म के बाद जो है वो जल्द से जल्द आधा घंटे से लेके 1 घंटे के भीतर जो है आप माँ का दूध बच्चे को दीजिए। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना होता है। ये माँ का दूध जो होता है इसमें इतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि ये बच्चे को बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में सहायक हो जाती हैं। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सब टीके एक तरफ, माँ का दूध एक तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। श्रोताओं, मुझे आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो सुनते रहे रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।